जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें हमीद बसीन और कमर जीमा के बीच सार्क सम्मेलन को लेके एक बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है। इस चर्चा में सीधा सीधा बताया गया है कि भारत अब की बार फिर से रोड़ा अड़ाने वाला है, क्योंकि ये सार्क सम्मेलन जहां हो रहा है वहां के लिए भारत एग्री नहीं करता। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी एक बदमाश मुल्क सार्क सम्मेलन में ही बोला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो खोटी नीति है वो हमेशा प्रदर्शित करता रहता है। तो हामिद बसानी जी ने इतना कोट करके बताते हुए बताया है कि पाकिस्तान तो अब तक भूटान, श्रीलंका जैसे, बांग्लादेश जैसे देशों को भी अपने यहाँ आने के लिए प्रेरित नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये फेल्ड डिप्लोमेसी का ही असर है पाकिस्तान की, कि आज सार्क भारत के अधीन हो चुका है, भारत जैसे चाहेगा वैसे ही होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सीरियस डेवलपमेंट भी समझ रहे हैं और बहुत सारे लोग समझते हैं यही तरीका है। और वो डेवलपमेंट ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत जो है वो सार्क ममालिक के बाकी लोगों को ना रोके, और जो माजी में जो एक सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी थी उसको होने दे। अगर वो नहीं आने चाहते, उनको रिजर्वेशंस हैं, तो वो वर्चुअली अटेंड कर लें। तो बहुत सारे लोगों ने तो इसको मजाक समझा और बहुत सारे लोगों ने समझा कि ये शायद कोई ब्रेक थ्रू है, पाकिस्तान दोबारा कुछ चाहता है कि मामला ठीक हो। इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की बैरिस्टर हामिद बसानी साहब को। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा बैरिस्टर, ये बताइएगा आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये एक सीरियस एफर्ट है, या कि आप समझते हैं कि नहीं, जब खुद ये सीनेट चेयरमैन को नहीं भेजते, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान से नहीं जाते, उनके बुलाने में पिछले महीने जो नवंबर 9-10 दिसंबर को हुआ, तो कैसे पाकिस्तान उनको बुला सकता है? ये आप इसको किस लेंस से सर देखते हैं? देखें जी, बेसिकली तो ये बात वही है कि उन्होंने जस्ट एक फार्मोलिटी जो है वो पूरी करने की कोशिश की है, और ये डेफिनेटली जो है वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। इनसाइड कंट्री ये कि जी हम जो है वो कोऑपरेशन और दूसरा तीसरा काम कर रहे हैं, और असल चीज़ जो है वो इंटरनेशनल जो एक मैसेज है। तो बुनियादी तौर पे अब ये कहना कि अगर आप नहीं आ सकते तो वर्चुअली आएँ, तो कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेशन है वो वर्चुअली हो या फिज़िकली हो, वो लीगली स्पीकिंग वो सेम, वो उसको एक ही वेट होता है उसका। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़ुसूसन आजकल के दौर में जैसे हालात चल रहे हैं। तो इसमें वर्चुअली भी जो है अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको पार्टिसिपेशन ही समझी जाती है। तो ये कहना कि आप बाकी लोगों को आने दें और ख़ुद वर्चुअली पार्टिसिपेट कर लें, ये तो कोई बात नहीं। इसमें मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो इस वक्त हैंडलिंग हो रही है फॉरेन अफेयर्स की स्पेशली, तो खैर हर चीज़ की हैंडलिंग पे ही ऑब्जेक्शन बहुत बड़े बड़े उठाए जा सकते हैं, लेकिन फॉरेन अफेयर्स में तो बिल्कुल 1 इंच जो है आप गुज़श्ता 5 साल में मूव नहीं हुए हैं किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर कोई मूवमेंट आपने की है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में, जिसके नतीजे में पाकिस्तान कम्प्लीटली जो है वो इस वक्त एक सवियर किस्म की आइसोलेशन से गुजर रहा है। तो उसके बजाय कि आप जो है वो इन हालात से सबक सीख के कोई ऐसा पॉजिटिव स्टेप उठाएं, और ये एक अच्छा मौका होता है, इस तरह की कोई रीजनल कॉन्फ्रेंस आ रही है, कोई चीज़ होती है जिसमें आप अपना एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, आप उसको इस तरीके का मैसेज दें। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, और इसका जो है वो डेफिनेटली ज़ाहिर है कि ना पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा है, और ना पाकिस्तान की जो इस वक्त एक आइसोलेशनिस्ट किस्म की सिचुएशन चल रही है, ना ही वो इससे निकल सकता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इनको बड़े जो है वो इस पे दोबारा SRNO गौर करने की ज़रूरत है कि वो इसको किस तरह एक जो है वो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव किस्म का इवेंट जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे एक बड़ी अहम बात जो अगर आप उनकी स्पीच सुने या शाह महमूद कुरैशी साहब की, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो वो कहते हैं कि बाकियों को तो आने दें।
आप बेशक नहीं आते। इसका मुराद ये है कि सारे का सारा जो साउथ एशिया है, या सारे के सारे जो सार्क ममालिक हैं, उसके ऊपर तो इंडिया का कंट्रोल है। तो पाकिस्तान का वर्चुअली अपने रीजन में तो किसी के साथ कुछ उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो या पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट समझे, वो तो किसी किस्म की ना हुई अगर कोई बंदा हमारे कहने पे आता ही नहीं है। ये जो 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, ये जो अभी देखे उरी में वाकया 2016 में हुआ, और तब से उन्होंने कहा जी कि ये हम इसकी वजह से नहीं आ रहे। तो क्या ये सिचुएशन है कि हमारी कोई भी नहीं मान रहा? भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश तो चलो ठीक है, ऑलरेडी मसले, पुराने मसले, और ये तो खित्ते में, तो इसमें तो हमने सारा कुछ पहले बता दिया कि ये भारत की प्लेट में जाएगा सारा कुछ, ये हमारे पास उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये तो एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है फॉरेन पॉलिसी की जो लाइन लेंथ होती है। नहीं, डिफीटिंग आर्गुमेंट डेफिनेटली है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत जो है वो बहुत बड़ी एक रियलिटी की रिफ्लेक्शन भी है। अब इस पे अगर कोई सवाल उठाता है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त किसके इन्फ्लुएंस में हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी सादगी की बात होगी। ये तो बिल्कुल एक क्लियर किस्म की बात है कि इंडिया इस पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, स्पेसिफिकली ऑल दीज कंट्रीज, डिस्पाइट जो स्मॉल कोई डिफरेंसेस हैं वो सब के साथ हैं उनके, छोटे मोटे, वो तो बांग्लादेश के साथ भी हैं, नेपाल के साथ भी हैं, जो कि मतलब है दो मुल्क, किसी भी दो मुल्कों में होते हैं। इवन देन के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा, जो कि बिल्कुल ही एक जड़वां किस्म के भाई समझे जाते हैं और बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, उसमें भी इनके भी कई दफ़ा बाज़ चीज़ों पे कोई जो है वो डिस्प्यूट होता है, लेकिन उसको डिस्प्यूट नहीं समझा जाता, बल्कि वो इस तरह के इख्तलाफात होते हैं जो एक ही करीब दोस्तों के दरमियान या फैमिली के में जो है वो पैदा होते हैं। अब जो है वो पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि साउथ एशियन रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ इस वक्त हैं वो सारी की सारी किसी न किसी तरीके से इंडिया के इन्फ्लुएंस में हैं, और ये इंडिया ने पिछली सार्क कॉन्फ्रेंस में प्रूव कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन हो रही थी ना, जिसमें कि ये कोशिश कर रहे थे कि सार्क कॉन्फ्रेंस हो जाए, और उसमें इंडिया ने जो है वो कहा कि हम नहीं जाते, तो कोई भी नहीं आया। तो अब ये कहना कि आप उनको आने दें, जिसका दूसरा मतलब ये है कि खित्ते को हमारे हवाले कर दें और आप बैठे रहें, इसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि अगर इंडिया ने अपना कोई इन्फ्लुएंस बिल्डअप किया है इस खित्ते में, तो वो जो है आप इन लोगों को छोड़ दें, ये आके हमारे साथ मिल जाएं, तो आप वहीं बैठे रहें। ये इतनी सादा किस्म की गूगली जो खेलते हैं ना आपके प्राइम जो फॉरेन मिनिस्टर साहब, ये मैं समझता हूँ कि उसी की एक शक्ल है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें बुनियादी सवाल जो हमें मानना पड़ेगा वो ये है कि इस खित्ते में डोमिनेंस किसकी होगी। ये एक अलग सवाल है, चले पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, आप इसको जितना मर्जी इस पे डिस्कशन करते रहें या इस पे गौर व फिक्र करते रहें, लेकिन हकीकत अपनी जगह ये है कि इस खित्ते में एक डोमिनेटिंग पावर जो है इस वक्त वो इंडिया है, ड्यू टू इट्स साइज, इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस। यानी जो चीज़ें मेरिट पे सामने आती हैं आप उनको डिनाई कर रहे हैं, तो फिर आप हकीकत से इनकार कर रहे हैं। तो अब आप उसको माने या ना माने, आप ये कहें कि नहीं जी खित्ते की जो है वो बड़ी पावर इंडिया नहीं है, तो इससे इंडिया पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आप पे असर पड़ेगा, चूँकि आपके जो मामलात हैं वो उस वजह से बीच में जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। अब ये कह देना कि नहीं जी आप बैठे रहें और हमें सार्क की कॉन्फ्रेंस करने दें, तो ये जिसका मतलब ये है कि फिर जो है वो हम जो है वो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ पे। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है इंडिया का इन्फ्लुएंस अपनी जगह होगा, लेकिन ये कंट्रीज़ जो हैं इनको इस तरह का डिसीजन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि ये इंडिया के कहने पे ही करें, उनके अपने भी जो है डेफिनेटली एक फॉरेन पॉलिसी है और उनके अपने भी तरजीहात हैं, और जाहिर है कि उन्होंने साउथ एशियन जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं बहुत सारे मामलात में, जो उनकी पॉलिसीज से भी आपको नज़र आता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि घुमा फिरा के बात जाके यहाँ पे ठहरती है कि क्या आपने इंडिया के साथ अपने जो डिफरेंसेस हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना है या नहीं करना।
और ये सवाल कोई मैं आज उठा नहीं रहा हूँ, ये सवाल 1947 में उठा था और अब तक मुख्तलिफ शक्लों में ये सवाल उठ रहा है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि इंडिया को भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन जो विजिबल और सामने जो नुकसान सब्सटेंशियल है वो पाकिस्तान का हुआ है, जिसकी वजह से आज आके सिचुएशन ये पैदा हो गई कि पहले तो पाकिस्तान इंटरनेशनली समझा जाता था कि आइसोलेट हुआ है पॉलिटिक्स में, लेकिन अब रीजनल पॉलिटिक्स में भी आप इंडिया की मर्ज़ी के बगैर या उसके साथ अपने मामला तय किए बगैर एक रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकते। तो अगर आप ये कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकते तो इसमें आप ये देखें कि इसमें डेफिनेटली आपका नुकसान है, क्योंकि आपका जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इसके बगैर मैं समझता हूँ कि हल नहीं किया जा सकता। तो आप कितनी भी तरक्की कर लें, जो साउथ एशिया में पीस और वार के मसाइल हैं, इन्वायरमेंट का मसला है, गुर्बत का मसला है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक एक मुश्तरका रीजनल मसला भी है, पानी का मसला है, इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं, एनर्जी का इशू है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ रीजनल कोऑपरेशन के ज़रिए ही हल की जा सकती हैं। और अगर आप अपने डिफरेंसेस को 100% हल नहीं भी कर सकते तो फिर भी कम अज़ कम आप तरजीहात का तयन तो कर सकते हैं ना, कि ठीक है हमारे दरमियान ये डिफरेंसेस हैं तो इनको तो हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन कम अज़ कम ये जो चीज़ें हैं इन पे हम एक कोऑपरेशन का जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और कोई रास्ता जो है वो मौजूद नहीं है। वो मुझे बार बार इस चीज़ पे जो है ना एक चीज़ याद आती है, वो वली खान जो बड़े आपको पता है कि एक मतबर किस्म के सियासतदान थे, वो बार बार ये कहते रहते थे कि पाकिस्तान जो है वो इस रीजन में बदमाश का रोल अदा कर रहा है। अब इस पे जो है वो बड़ा लोगों को चिढ़ होती थी कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फिर इसकी वजाहत करते थे कि जब आपने जो है हर किसी को मौका दिखाना है और हर किसी को कहना है कि मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम्हें नहीं मानूंगा, तो शायद ये रोल फिर यही है ना कि हमने फिर ज़बरदस्ती इस रीजन में अपनी जो है वो एग्जिस्टेंस और अपना जो स्पेस है वो क्लेम करनी है। अगर इसके बजाय आप जो है वो एक अच्छे पड़ोसी का रोल प्ले करें और इंडिया के साथ और बांग्लादेश के साथ स्पेसिफिकली चलें। इंडिया के साथ तो आपका एक मसला चल रहा है जी कि जी कश्मीर इशू है, फलां इशू है, रिजॉल्व नहीं कर सकते। बांग्लादेश के साथ जो है अब आपका क्या मसला रह गया? 71 में एक काम हुआ था, उसके बाद 50 साल हो गए हैं, बांग्लादेश इतना आगे चला गया, एक नई दुनिया डेवलप हो गई रीजन में, दुनिया में, और आप जो है वो बांग्लादेश के साथ भी आपने बाइकाट किया हुआ है। अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान के साथ आपने बाकायदा झड़प हुई है आपकी बॉर्डर्स पे, और जहाँ पे आपके जो है वो नुकसान भी हुआ है और उन्होंने वो बाढ़ भी रिमूव करने की कोशिश की है। तो ये वली खान के अल्फाज में बदमाश का रोल है कि आप चारों तरफ लड़ रहे हैं, इंडिया से भी लड़ रहे हैं, बांग्लादेश को भी हेट करते हैं, अफगानिस्तान को भी आप जो है उसके साथ उसके बॉर्डर्स जो हैं वो 70 साल से कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। ईरान के साथ आप देख लें, आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस तरीके से चल रहा है। तो इस तरह के रोल में तो आप अपने अवाम को जो ज़िंदगी दे रहे हैं वो कोई बहुत खुशकुन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि अल्टीमेटली जो है पाकिस्तान, इंडिया इस खित्ते में जो इंटरनेशनल जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 44% लोग जो हैं वो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस रीजन के अंदर जहाँ पे इतना बड़ा पोटेंशियल है, वहाँ पे आप अपना ट्रेड वॉल्यूम देखें कि दुनिया के जितनी रीजनल ग्रुपिंग्स हैं उनमें सबसे कम, बल्कि ना होने के बराबर जो है वो है। आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो तकरीबन एट पार है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर ट्रेड खोलेंगे, आप अगर इस तरह की फ्री ट्रेड और फ्री मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, तो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, आम आदमी की ज़िंदगी बदल सकती है। गुर्बत के ख़िलाफ़ ये सैलाब, ये भूख नंग, ये सारी जो मुश्तरका किस्म की चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक जो है वो पूरे इलाके से बनता है, उसके ख़िलाफ़ एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल की जा सकती है। लेकिन आप अगर ये कहें कि नहीं जी हमने तो अपनी शराइत पे हर काम करना है, और इवन दिन के सार्क की कॉन्फ्रेंस में भी आप अगर इस तरह का रवैया इख्तियार करें, सार्क इज़ ऑल अबाउट रीजनल कोऑपरेशन, तो आप किस तरह एक प्रपोजल ऐसी देख सकते हैं कि जी आप घर बैठे रहें लेकिन बाकियों को आने दें?